हाँ जी, आज नया चैप्टर शुरुआत करेंगे। चैप्टर का नाम है आज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब वैल्यूएशन ऑफ जो गुडविल आपका चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर कुछ स्टेप्स फॉलो करनी होगी, लेकिन वो सब बातें हम बाद में करेंगे। उससे पहले आप इसको लिख लो, है ना, क्योंकि फिर इसके अंदर मैं बहुत सारी पेंटिंग करने वाला हूँ, डिज़ाइन मारने वाला हूँ, डिज़ाइन करने वाला हूँ। तो आप है ना पहले इसको लिख लीजिए, ठीक है। पहले लिख लीजिए 5 मिनट, 1 मिनट के लिए वीडियो स्टॉप करके रख रखा हूँ, उसको फिर लिख लेना आराम से स्टॉप करके। ठीक है, चलो काफ़ी टाइम दे दिया, स्टॉप करके लिख लो वहाँ पे सभी। देखो चैप्टर का नेम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब आपको गुडविल का मीनिंग पता होगा, बेसिक सा, अगर 12th क्लास में पढ़ा होगा तो गुडविल का बहुत बेसिक सा मीनिंग होता है कि हमें ना, अगर इसको सिंपल सी भाषा में बोले तो ख्याति, मतलब एक रेस्पेक्टेड अमाउंट होती है ऑफ बिजनेस की। एक बिजनेस की जो एक रेस्पेक्टेड अमाउंट होती है वो कहलाती है आपकी गुडविल कहलाती है। अब उस गुडविल में क्या होता है कि गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स होती है जो बिजनेस में एक बहुत अच्छा अपना एक इफेक्ट लेके आती है फॉर बिजनेस इंक्रीमेंट के लिए, कि बिजनेस को इंक्रीमेंट हो। बिजनेस अगर आपका बढ़ना चाहे तो आपको बढ़ेगा, तो वो किस पे डिपेंड है? आपकी गुडविल पे डिपेंड है कि आपकी मार्केट में गुडविल क्या है, मार्केट में ख्याति क्या है। अगर मैं प्योर हिंदी भाषा में बात करूं तो मार्केट में आपकी पेट क्या है और इज्जत क्या है, ठीक है। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का मतलब होता है कि भाई गुडविल इज इक्वल्स टू रेस्पेक्टेड अमाउंट ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस की जो रेस्पेक्टेड अमाउंट होती है वो कहलाता है गुडविल। यहाँ बिजनेस के ऑनर से आपको इतना नहीं लेना देना, यहाँ बिजनेस के ऑनर से नहीं लेना देना। यहाँ आपको तात्पर्य है कि आप अपने बिजनेस को देखना चाहोगे कि बिजनेस की जो गुडविल होती है, मतलब बिजनेस की जो मार्केट में वैल्यू है, कि भाई नाम से ये प्रोडक्ट चलता है, तो वो चीज़ आपके लिए क्या कहलाएगा? गुडविल कहलाएगा। तो अभी तक हमने सिर्फ क्या पढ़ते आए हैं कि गुडविल को असेट साइड में लिखा जाता है, गुडविल को राइट ऑफ किया जाता है। तो ये सब जो गुडविल की बातें हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या थी, एक हमारे पास अमाउंट थी। लेकिन हम आज बीकॉम सेकेंड ईयर कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में ये चीज पढ़ेंगे कि गुडविल की वैल्यूएशन, रियल में वैल्यूएशन कैसे की जाती है। तो रियल में वैल्यूएशन करने के लिए आपको टोटल 7 स्टेप्स को फॉलो करना है। रियल में वैल्यूएशन के लिए टोटल 7 स्टेप्स को फॉलो करना है। देखो अब वो 7 स्टेप्स के लिए लिखा हुआ है फॉलोइंग स्टेप्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो इस गुडविल की वैल्यूएशन की स्टेप्स नंबर 1 है स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट है एडजस्टेड प्रॉफिट। स्टेप फर्स्ट क्या है बेटा? एडजस्टेड प्रॉफिट। तो मैं आपको एक बात तो पहले बता दूं कि जो गुडविल की वैल्यूएशन होती है वो डिपेंड करती है उस बिजनेस के, उस कंपनी के, उस फर्म के प्रॉफिट पे। तो उसका जो भी प्रॉफिट होगा उसी के बेस पे गुडविल की वैल्यूएशन होगी, ठीक है। केवल कस्टमर दिखने से ही कुछ नहीं होता, उसको वहां पर प्रॉफिट भी होना चाहिए, तो इसकी गुडविल मानी जाएगी। तो देखो, तो स्टेप फर्स्ट है एडजस्टेड प्रॉफिट। तो आपको कुछ ऐसे प्रॉफिट से जिनको क्या करना है? एडजस्ट करना है। सर ये एडजस्टमेंट क्या होता है? एडजस्टमेंट का मतलब होता है कुछ ऐसा आइटम है जिनको नहीं ऐड करना चाहिए था, लेकिन फिर भी आपने अपने उनको उन प्रॉफिट्स में क्या कर दिया? ऐड कर दिया। कुछ ऐसा आइटम जो आपने उनको नहीं लेस करना चाहिए था, लेकिन फिर भी आपने उसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के 2 साइड में लिख दिया, मतलब उसको लॉस या एक्सपेंस डिक्लेयर कर दिया। ओके, लॉस या एक्सपेंस डिक्लेयर कर दिया। देखो ध्यान से, देखो अब इस एडजस्टेड प्रॉफिट में सबसे पहले आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स।
तो आपको सबसे पहले क्या लेना है बेटा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यहाँ इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आपको 99.99% डायरेक्ट जो प्रॉफिट दे रखा होगा वो बिफोर टैक्स ही होगा, और विदाउट इन्फॉर्मेशन हमको बिफोर टैक्स ही मानना है, ठीक है। तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब है अब नॉर्मल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। आपको अपने कुछ ऐसे अब नॉर्मल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, अब नॉर्मल एक्सपेंसेस एंड क्या है, लॉसेस, यहां पर ऐड करने हैं। मतलब ऐसे, एक तो होता है बेटा नॉर्मल और एक क्या होता है अब नॉर्मल। तो नॉर्मल और अब नॉर्मल में बहुत डिफरेंस होता है। नॉर्मल का मतलब होता है कि जो बिजनेस की एक्टिविटी से हुआ है, और अब नॉर्मल मतलब होता है कि जो बिजनेस की एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, मतलब बिजनेस इस पर्पस से नहीं कर रहे हम, तो वो लॉस कहलाता है आपका। तो उस लॉस को आपने वहां से क्या कर दिया होगा, नेट प्रॉफिट से माइनस कर दिया। यहां पर वो लॉसेस क्या कर दोगे आप, यहां पर ऐड कर दोगे। तो लॉस नंबर फर्स्ट फॉर एग्जांपल हमने लिया कि लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स। तो लॉस ऑन सेल ऑफ आपको कैलकुलेट करना है फिक्स्ड असेट्स, ठीक है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स। तो अब देखो ये आपकी बिजनेस की एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ऐड करना पड़ेगा वापस, क्योंकि ये आपकी बिजनेस की एक्टिविटी का पार्ट नहीं। आपका बिजनेस का फिक्स्ड असेट्स को बेचना है क्या, लेकिन बेचने से आपका लॉस हो गया, तो आपने इस लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के टू साइड में डाल दिया, जिसके प्रॉफिट की वॉल्यूम कम हो गई। तो अब प्रॉफिट की वॉल्यूम कम होने से आपका वो बिजनेस का प्रॉफिट रहा ही नहीं। तो बिजनेस का प्रॉफिट किससे हुआ था कि भाई, तो वो लॉस आपको वापस क्या करना पड़ेगा, ऐड। आप दिमाग में फिट कर लो कि लॉसेस को क्या करोगे आप लोग, वापस ऐड कर दोगे, और ऐसे एक्सपेंस को भी क्या कर दोगे, ऐड। यहां पर आपको मैं एक एग्जांपल के लिए ले लेता हूं, जिससे कि स्पेकुलेशन होता है, स्पेकुलेशन लॉस, एक स्पेकुलेशन लॉस होता है। अभी स्पेकुलेशन लॉस का मीनिंग ये होता है, ये स्पेकुलेशन वर्ड का मीनिंग बताओ सर। तो स्पेकुलेशन लॉस का मतलब होता है कि भाई आपने सट्टे में पैसा खेला, तो सट्टे में पैसा खेलने से आप हार गए, तो उस हारे हुए पैसे की भरपाई करने के लिए आपने अपने बिजनेस के गल्ले में से पैसे उठा के उसको दे दिए। तो बताओ उससे मेरा बिजनेस का प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि मुझे सिर्फ वो प्रॉफिट चाहिए जो बिजनेस से अर्न किया हुआ है। अब बिजनेस से अर्न किया हुआ प्रॉफिट मेरा कम हो गया, क्योंकि मैंने अदर देन बिजनेस की किसी एक्टिविटी में जाके वो पैसा वहां डाल दिया। तो ऐसे लॉसेस को वापस क्या करोगे आप, प्लस करोगे। अरे चीज क्लियर है क्या आपको? अब ध्यान से समझना। तो अब नॉर्मल एक्सपेंडिचर लॉसेस में दो आइटम देख लिए, स्पेकुलेशन लॉसेस या फिर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स। ये दोनों आइटम्स हमारे पास यहाँ ऐड हो जाएंगे। अब देखो यहाँ, अभी इनकी बात बाद में करेंगे। अब नॉर्मल इनकम एंड प्रॉफिट। तो अब नॉर्मल इनकम एंड क्या आएगा आपका, प्रॉफिट। तो बेटा लॉसेस और एक्सपेंस जब ऐड हो रहे थे, तो ऐसे इनकम और ऐसे प्रॉफिट से जो बिजनेस की एक्टिविटी से नहीं हुए, किसी और एक्टिविटी से हुए, और उसमें हमने उसको कहाँ डाल दिया, बिजनेस में डाल दिया, तो उसको वहां से क्या कर लो आप लोग, वापस निकाल दो। फॉर एन एग्जाम्पल, एक मिनट रुकना है ना, देखो। तो ऐसी इनकम एंड प्रॉफिट फॉर एग्जांपल लेते हो, है ना, मेरे पास सपोज 2016-17 में 18,000 का प्रॉफिट हुआ, वहां पर नेट प्रॉफिट शो हो रहा है 18,000, लेकिन वो पूरा बिजनेस का नहीं है, ध्यान रखना, वो पूरा बिजनेस का नहीं है, क्योंकि उस 18,000 रुपए में 5,000 रुपए ऐसे शामिल है जो आपके सट्टे से कमाए हुए हैं। कहां से कमाए हुए, सट्टे से, यानी कि स्पेकुलेशन प्रॉफिट आपका, मतलब आपने सट्टा खेला, स्पेकुलेट किया, तब जाके आपने वो 5,000 रुपए कमाए, और वो 5,000 में बिजनेस में ही डाल दिया आपने। अरे क्यों भाई, क्या वो बिजनेस का प्रॉफिट है क्या? आपको तो सिर्फ बिजनेस का प्रॉफिट चाहिए, लेकिन आपने वो 5,000 वहां डाल दिया प्रॉफिट कमाए हुआ, तो क्या बिजनेस का है क्या? नहीं है सर। तो उस प्रॉफिट को निकाल के आप क्या रखोगे, साइड में रख दोगे। साइड में रखने का मतलब वहां से प्रॉफिट मैंने हटा दिया, तो क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, तो स्पेकुलेशन लॉस का भी एग्जांपल तो वही हो गया कि ये अगर 18,000 मेरे पास प्रॉफिट शो हो रहा है, तो ये 5,000 का घाटा हुआ था, मेरे को नुकसान हुआ था। तो बताओ बेटा, वो नुकसान कहां से उठाया होगा, मैंने दुकान से उठाया ना,
तो अब उस 5,000 को वापस क्या कर दूंगा, उसके अंदर ऐड कर दूंगा। तो 18,000 प्लस 23,000 मतलब उस ईयर मैंने 23,000 अर्न किए, लेकिन 5,000 का लॉस है जो मैंने कहाँ डाल दिया, मेरे स्पेकुलेशन में डाल दिया। ठीक है, तो ऐसे लॉसेस और ऐसे प्रॉफिट्स का यहाँ पर एडजस्टमेंट किया जाता है। चलो याद करो, फटाफट याद करना है। यहाँ पर सबसे पहले जो ये चीज़ें हैं वो आएगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल चलो बताओ, अब नो सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर ऐड करोगे आप लोग यहाँ पर अब नॉर्मल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में 2 ही पॉइंट है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और या फिर स्पेकुलेशन लॉस। और स्पेकुलेशन फिर क्या करोगे, अब नॉर्मल इनकम एंड प्रॉफिट में स्पेकुलेशन प्रॉफिट, स्पेकुलेशन प्रॉफिट। अब स्पेकुलेशन प्रॉफिट ऐड करोगे और अगर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हो तो वो कहाँ चला जाएगा, लेस में चला जाएगा। चलो यहाँ चीज़ का ध्यान रखना, मैं जो पॉइंट बोल रहा हूँ वही पॉइंट आपको फोकस करने हैं, ये इन पॉइंट को फोकस अभी नहीं करना। हाँ काम के हैं, करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी के एडजस्टमेंट काम के हैं, इनका ट्रीटमेंट जब क्वेश्चन आएगा तब देखेंगे, अभी परेशान नहीं होना। तो जो कट कर रहे हैं उनको अभी ध्यान में नहीं रखना हमारे क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। आगे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ये होएगा तो लिख लेना है। अब इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, एक ऐसी इनकम होती है जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से हुई है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मीन से होता है गैर व्यापारिक, कि हमारे कंपनी के पास 1 लाख रुपए पड़े थे, 2 लाख रुपए पड़े थे, तो उसको मैंने इक्विटी किसी और कंपनी के इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट कर दिए, तो वहाँ से मेरे को डिविडेंड आ रहा है, या फिर किसी और पर या फिर किसी कंपनी के डिबेंचर परचेस कर लिए तो वहाँ से इंटरेस्ट आ रहा है, क्लियर है, या फिर किसी को लोन दे दिया तो वहाँ से भी इंटरेस्ट आ रहा है। तो वो क्या हमने हमारी बिजनेस की एक्टिविटी से अर्न किया क्या, नहीं सर, हमने तो कहीं और जगह इन्वेस्ट किया, वहाँ से हमारे पास घूम के पैसा आया, तो वो इनकम भी क्या हो जाएगी आपकी, लेस हो जाएगी, जिसको क्या नाम दिया हमने, इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। चलो अब आपके पास यहाँ फॉर्मेट में जो याद करने लायक बातें हैं, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो सबसे पहले क्या है बताओ। सबसे पहले एडजस्टेड प्रॉफिट, स्टेप फर्स्ट क्या है, एडजस्टेड प्रॉफिट। अब एडजस्टेड प्रॉफिट में सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ऐड क्या करोगे, अब नॉर्मल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब नॉर्मल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऐड करोगे तो इसमें 2 आइटम आपको याद रखने, एक तो स्पेकुलेशन प्रॉफिट, सॉरी स्पेकुलेशन लॉस ऐड करोगे, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स भी क्या करोगे बेटा, ऐड, ठीक है। फिर लेस करोगे अब नॉर्मल इनकम एंड प्रॉफिट, उसमें स्पेकुलेशन प्रॉफिट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो ये पोर्शन आपको याद करने, तो ये वाला जो पोर्शन कहलाएगा वो कहलाएगा एडजस्टेड प्रॉफिट। देखो हर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट आवे कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन ध्यान रखना है कि एडजस्टेड प्रॉफिट इसलिए किया जाता है ताकि हमको सिर्फ और सिर्फ उस बिजनेस का प्रॉफिट चाहिए, क्लियर है। तो बिजनेस के प्रॉफिट चाहिए, लेकिन उस बिजनेस के प्रॉफिट में कुछ ऐसी इनकम भी इंक्लूड होती है जो उस बिजनेस की नहीं है, तो उसको निकाल के बाहर फेंक दिया तो वो माइनस हो गया। कुछ ऐसे एक्सपेंस भी होते हैं जो यहाँ से खर्च करके दूसरी जगह दे दिए, जो जबकि वो बिजनेस के कमाए हुए थे, तो वो आपने इसके अंदर वापस डाल दिया। क्लियर है क्या आपको? देखो तो अब एडजस्टेड प्रॉफिट आपका कैलकुलेट हो गया। बताओ एडजस्टेड प्रॉफिट वापस वंस अगेन, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर ऐड करोगे 2 आइटम, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, और फिर करोगे स्पेकुलेशन लॉस, और फिर लेस करोगे अब नॉर्मल इनकम एंड प्रॉफिट, उसमें 3 आइटम लेस करोगे, स्पेकुलेशन प्रॉफिट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। देखो आगे फिर सेकंड है आपका स्टेप 2। अब बहुत इजी है, यहाँ से बहुत स्टेप्स इजी है ना। तो स्टेप 2 कहता है एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज, अब जो भी आपके 5 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 2 ईयर्स के जो प्रॉफिट्स हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे बेटा, प्लस हो जाएंगे। तो वो क्या लाएगा, उस पर प्लस हो जाएंगे, तो उनका आपको क्या करना है, एवरेज करना है। तो उनके एवरेज के लिए आप क्या करोगे, एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट में सबसे फर्स्ट पॉइंट है आपका सिंपल एवरेज प्रॉफिट और दूसरा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो दोनों में से कोई भी प्रॉफिट आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ आपकी कंडीशन पर डिपेंड है कि कंडीशन क्या कहती है कि कब आपको सिंपल यूज लेना है और कब आपको वेटेज यूज लेना है। तो वो कंडीशन बाद में लिखाएंगे, लेकिन अगर आपको सिंपल एवरेज प्रॉफिट यूज लेना आ गया तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला होगा टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। मतलब इट मींस कि जितने भी साल के प्रॉफिट्स हैं सबको आप क्या कर दोगे, ऐड, और डिवाइड में जितने साल है तो नंबर ऑफ ईयर से क्या कर दोगे, डिवाइड। देखो आपको सिर्फ अभी सुनना है, तो जब क्वेश्चन आएगा तब आपको ये बात समझ में आ जाएगी। चलो एडजस्टेड प्रॉफिट होने के बाद सबसे इसके बाद क्या पढ़ा बेटा अपन ने, बताओ, नो एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट दोनों में से किसी एक तरीके से निकल सकता है, वो तरीका कब आएगा वो बाद में बताएंगे।
लेकिन निकलता कैसे? तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट तो सिंपल तरीके से निकलेगा, तो टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। अब अगला है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट के लिए आपको एक फॉर्मूला यूज लेना है, उस फॉर्मूले का नाम है टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल वेट। कि टोटल प्रोडक्ट के डिवाइड में आप क्या करोगे? टोटल वेट डिवाइड करोगे। तो टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल वेट। अब ये सर टोटल प्रोडक्ट कैसे निकलेगा और टोटल वेट कैसे निकलेगा? 12th क्लास में थोड़ा सा ध्यान दिया हो तो ये सब पढ़ चुके हैं अपन बातें। तो उसमें सबसे पहले आएगा ईयर, फिर आएगा प्रॉफिट। ये दो चीज़ें जो होगी वो क्वेश्चन में गिवन होगी, जो कहाँ से उठ के आएगी? एडजस्टेड प्रॉफिट से। और फिर आएगा वेट, या वेट का मीन्स होता है भार, मतलब 1 2 3 4 5। सिर्फ आपको यहाँ के काउंटिंग लिखनी है, गिनती लिखनी है आपको यहाँ पर, है ना। तो 1 2 3 4 जितने भी, मेरे पास 2 ही है तो मैंने यहाँ 1 और 2 ही लिखा दी। तो फिर इसके बाद ये एक और आ गया तो 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे काउंटिंग लिखनी है। फिर इसकी टोटल कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? टोटल वेट आ जाएगा। प्रोडक्ट कैसा आएगा कि प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर दोगे वेट से तो कैलकुलेट हो जाएगा यहाँ पर प्रोडक्ट। भाई प्रॉफिट को अगर वेट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट। तो टोटल वेट और टोटल प्रोडक्ट। अब स्टेप नंबर 3, चलो बताओ अभी तक कितनी स्टेप पढ़ी बेटा? 2 स्टेप पढ़ी। तो सबसे पहली वाली स्टेप बताओ। फर्स्ट स्टेप ये कहती है एडजस्टेड प्रॉफिट। पहली स्टेप का नाम क्या है? एडजस्टेड प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर ऐड करोगे 2 आइटम, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, स्पेकुलेशन लॉस, फिर लेस करोगे स्पेकुलेशन प्रॉफिट और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ठीक है। फिर स्टेप 2 में एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट सिंपल एवरेज से भी कैलकुलेट हो सकता है और वेटेड एवरेज से भी कैलकुलेट हो सकता है। तो सिंपल एवरेज होता है कि टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, और वेटेड एवरेज प्रॉफिट होता है कि टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल वेट। तो फॉर्मूला है आपका ईयर, प्रॉफिट, वेट और प्रोडक्ट। तो ईयर और प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन होंगे, और वेट का मतलब हो गया काउंटिंग हो गई 1 2 3 4 5। और फिर क्या कैलकुलेट करोगे? फाइंड आउट करोगे प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट होता है? प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर दो आप वेट से मल्टीप्लाई कर दो। चलो देखो, अब जो स्टेप नंबर 3 इट्स टू इम्पोर्टेंट। ये तो सब आते ही नहीं है क्वेश्चन में, रेयर में कोई पॉइंट आता तो आता है कभी कभार। तो लेकिन ये वो चीज़ है जो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है प्रॉपर वे से, तो उसको फोकस करना है आपको। स्टेप 3 है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, या फिर इसका और नाम दे दिया एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। तो इन शॉर्ट FMP क्या बोला जाएगा? मुंह पे याद रखना, FMP फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, FMP। या फिर एक और नाम क्या हो गया? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। तो इसके लिए सबसे पहले क्या लोगे आप लोग? एवरेज प्रॉफिट। अब इस एवरेज प्रॉफिट के अंदर, एवरेज प्रॉफिट कहाँ से आया? यहाँ से आया। अब वो चाहे सिंपल वाला हो या वेटेड वाला हो, दोनों में से कोई भी किसी से भी आंसर आएगा वो एवरेज प्रॉफिट कहलाएगा। ऐड करने हैं 3 आइटम। अब वो 3 आइटम ऐड क्या करने हैं? ध्यान से समझना। कुछ ऐसे एक्सपेंसेस जो फ्यूचर में नहीं होंगे, अब कुछ ऐसे एक्सपेंसेस अब वो फ्यूचर में नहीं होंगे, तो ये आपके लिए फायदा है ना। तभी तो लिखा था फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। कुछ ऐसे एक्सपेंसेस, जैसे कोई ऐसा खर्चा है जो अब आगे जाके होगा नहीं होगा भाई आगे जाके बिल्कुल भी, तो आपका P&L में वो खर्चा अब आएगा ही नहीं, तो वो आपके लिए फायदा है कि नुकसान है? अरे कोई 5,000 रुपये का खर्चा हो रहा था, लेकिन वो 5,000 का खर्चा अब नहीं होगा, हमने उसको बंद कर दिया, तो वो आप 5,000 रुपये आपके बच गए, तो बच गए तो वो क्या कहलाएगा? आपका फायदा कहलाएगा। तो वो फायदे क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। फिर देखो उसका अपोजिट भी चलते जाओ, और अगर फ्यूचर में ऐसे अभी फिर कुछ ऐसे एक्सपेंस जो अभी तो नहीं हो रहे लेकिन फ्यूचर में होंगे, तो वो लेस हो जाएगा। देखो मैंने आपको एक्सपेंसेस का पॉइंट बोला है, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस जो फ्यूचर में अब नहीं होंगे तो फायदा है, ऐड है। और कुछ ऐसे एक्सपेंसेस जो फ्यूचर में अभी तो नहीं हो रहे लेकिन फ्यूचर में हो जाएंगे, तो वो आपका आगे जाके नुकसान है भैया, आगे जाके मेरा प्रॉफिट कम होने वाला है, क्योंकि आगे जाके वो P&L के 2 साइड में जाएगा, तो मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। देखो अब आती है इनकम की चांस। सर इनकम एंड प्रॉफिट अराइज इन फ्यूचर। फ्यूचर में अगर इनकम आपको मिलने लग गई,
फ्यूचर में आपको इनकम क्या होने लगी, अर्न होने लगी, रिसीव होने लगी। मतलब आपको पता है कि अगर आपने कोई और बहुत बड़ा प्लांट लगाया है आज की तारीख में और इससे आपको फ्यूचर में इनकम होने वाली है, तो होने वाली इनकम क्या हो जाएगी, ऐड, या फिर इसका उल्टा कुछ ऐसे इनकम एंड प्रॉफिट जो साला अभी तो हो रहे हैं लेकिन अब फ्यूचर में नहीं होंगे तो नुकसान हो गया ना भाई। फ्यूचर में नहीं होंगे, अभी तो हो रही है, अभी तो भाई आपके पास इनकम आ रही, लेकिन उसके बाद पता चला कि भाई वो जो सोर्स था वो अब बंद हो चुका है, तो उस जगह से आपके पास अब पैसा नहीं आएगा, तो वो कहलाएगा इनकम एंड प्रॉफिट नॉट अराइज इन फ्यूचर। तो देखो दो पॉइंट पढ़े, तो एक्सपेंसेस नॉट इनकर इन फ्यूचर, ऐसे एक्सपेंस जो फ्यूचर में नहीं होंगे तो फायदा, ऐसे एक्सपेंस जो फ्यूचर में होंगे तो घाटा, कुछ ऐसी इनकम जो फ्यूचर में होगी तो प्रॉफिट, और कुछ ऐसी इनकम जो अभी हो रही है लेकिन सारा फ्यूचर में बंद हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, घाटा, तो वो लेस हो जाएगा। और एक चीज अब ध्यान से और समझो, अभी देखो ये सेविंग डेप्रिसिएशन, ये सेविंग डेप्रिसिएशन का मीनिंग आपको कब यूज लेना है कि जब आपके पास फिक्स असेट्स की कोई नई वैल्यू दे रखी हो, फिक्स असेट्स की क्या दे रखी हो, कोई न्यू वैल्यू दे रखी हो आपके पास, फिक्स असेट्स की क्या दे रखी हो, कोई भी नई वैल्यू। अब नई वैल्यू में अगर आपकी फिक्स असेट्स क्या हो गई, डाउन हो गई, तो फिक्स असेट्स डाउन हो गई तो बेटा डेप्रिसिएशन भी क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, तो वो आपका बेनिफिट हो गया। तो अब आपका डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, समझ गए आप लोग, बच जाएगा, तो सेविंग डेप्रिसिएशन ऐड हो जाएगा और एडिशनल डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, लेस। तो यहां लिख दीजिएगा एक पॉइंट, फिक्स असेट्स इंक्रीज्ड। अगर फिक्स असेट्स बढ़ जाती है तो डेप्रिसिएशन भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। देखो फिर देन अदर देन नेक्स्ट फेयर रेम्यूनरेशन, क्या है फॉर्मेट में, फिक्स दिमाग में कर लो, फेयर रेम्यूनरेशन एफएमपी में से जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फेयर रेम्यूनरेशन एफएमपी में से जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ध्यान रखें। चलो तो ये आपका क्या हो गया, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, और क्या हो गया, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, देखो अब ध्यान से समझना आगे, ये सब बात की बातें हैं। इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेडिंग इनकम, ये बात की बात है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एंड करंट रेट, ये सब बात की बात है। ओके, ये सब करेक्ट है, हाँ क्वेश्चंस में आएंगे, लेकिन अभी ज़्यादा ध्यान नहीं देना आपको। तो बताओ, 3 स्टेप पढ़ी है अपन ने। सबसे पहले स्टेप पढ़ी है एडजस्टेड प्रॉफिट, फिर सेकंड स्टेप पढ़ी है एवरेज प्रॉफिट यानी सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज, और तीसरा पढ़ा है एफएमपी। अब स्टेप नंबर 4 आएगा, उस 4 का नाम है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। अब वो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड में हमारे पास है हाँ, अब एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड में अपने पास है, सबसे पहले है सन्ड्री असेट्स। क्या है बेटा आपके पास, इधर आ जाते हैं ना। सबसे पहले अब एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि आपके पास जितनी भी असेट्स होती है उसमें से माइनस कर दिया जाता है एक्सक्लूडिंग इक्विटी एंड रिजर्व्स ऑल लायबिलिटीज। मतलब जितनी भी असेट्स है सारी ले लेनी है और उसमें से क्या माइनस कर देना है आपको, जो भी आपकी इक्विटी एंड मतलब इक्विटी लायबिलिटी। इक्विटी लायबिलिटी का मतलब हो गया कि आपके पास जो भी शेयर होल्डर फंड है, शेयर होल्डर फंड का मतलब हो गया इक्विटी शेयर कैपिटल है आपके पास और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, तो वो और रिजर्व एंड सरप्लस, इन 3 आइटम को छोड़कर जितनी भी लायबिलिटी है, और जितनी भी लायबिलिटी 2 ही तो बची है आपके पास, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। तो जितनी भी लायबिलिटी है वो सब क्या हो जाएगी, माइनस। देखो तो सबसे पहले सारी असेट्स लेते हैं अपन, सबसे पहले लेते हैं सारी असेट्स। तो असेट्स में सबसे पहले क्या नाम है, करंट असेट्स, फिर दूसरा क्या है फिक्स असेट्स, फिर तीसरा क्या है ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड नहीं लेने, क्या लेना है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तीनों को जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा भाई आपके पास टोटल असेट्स। फिर माइनस करोगे, यहाँ माइनस का साइन लगना है ना, माइनस करोगे सन्ड्री लायबिलिटीज। माइनस क्या करेंगे, सन्ड्री लायबिलिटीज। अब सन्ड्री लायबिलिटी में आपको एक ही बात बोल रहा हूं, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल
रिजर्व एंड सरप्लस इट मीन्स कोई भी रिजर्व हो और पी एंड एल हो, तो उनको छोड़कर जितनी भी लायबिलिटी है, तो कितनी लायबिलिटी है, नॉन करंट लायबिलिटी, उसके अंदर लॉन्ग टर्म की जितनी भी लायबिलिटी थी, डिबेंचर्स, प्रोविजंस, लोन्स और फिर करंट लायबिलिटी, सारी की सारी क्या हो जाएगी, या माइनस हो जाएगी। तो वो कहलाएगा फिर क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। तो बताओ क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सारी असेट्स लेने नहीं है, करंट असेट्स, फिक्स्ड असेट्स, ठीक है, और ट्रेड इन्वेस्टमेंट। लेकिन ध्यान रखना ये जो लेनी है वो एट मार्केट प्राइस वाली लेनी है ना। अगर मार्केट प्राइस क्वेश्चन में गिवन हो तो पहले उसको प्रेफर करोगे, नहीं हो तो फिर पुरानी वाली काम में आ जाएगी। अब फिर क्या माइनस किया बेटा आपने, सन्ड्री लायबिलिटीज। सन्ड्री लायबिलिटी में क्या बोला, इक्विटी एंड इक्विटी शेयर होल्डर फंड यानी ईएस कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस को छोड़ के। अब आ जाओ, अब सन्ड्री क्रेडिटर, सॉरी सन्ड्री लायबिलिटी हो गई। चलो लॉन्ग टर्म लोन, प्रोविजंस, करंट लायबिलिटी, और कोई प्रोविडेंट फंड हो और ग्रेचुटी फंड हो तो वो भी आ जाएगा। देखो ध्यान से, अब जो भी वैल्यू आएगी वो सॉल्व होके वो कहलाएगा क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। माइनस करोगे हाफ ऑफ, सिर्फ याद करना है, हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एडजस्टमेंट ऑफ करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटी, माइनस कर दो, फिर जो वैल्यू आएगी वो कहलाएगा आपके लिए एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या कहलाएगा भाई वो आपके लिए, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कहलाएगा। स्टेप नंबर 5 में देखिए, स्टेप नंबर 5, अब यहां से तो बहुत आसान है। स्टेप नंबर 5 है नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट होता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय NRR। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय NRR, और फिर स्टेप नंबर 6 होती है कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आपका ये हो गया, और NRR का मतलब होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और स्टेप नंबर 6 होती है सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट निकलता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। देखो बेटा मैंने जो चीज़ें मैंने बताई है वो चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। पूरा फॉर्मेट में आपको याद करने के लिए वैसे भी नहीं कह रहा, मैंने वो चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो टिक लगाई है, तो वो आपको लर्न करनी पड़ेगी, तो ही आपको ये स्टेप्स याद होगी, तो क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, नहीं तो अदरवाइज नहीं हो पाएगा। चलो आज की क्लास में इतना ही। बाकी की स्टेप नंबर जो 7 है और कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। याद करके आना।